प्रिय विद्यार्थियों, जीव विज्ञान की ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमने आपको रोगों को उनके कारणों के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत करके पढ़ाया था। पिछले दिन जो आपने पढ़ा था रोग कारणों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहले रोगाणुजनित, दूसरे आनुवंशिक रोग, तीसरे आहार असंतुलन के कारण होने वाले रोग, और चौथे वातावरणीय रोग। इनमें से रोगाणुजनित रोगों के उपप्रकार, रोगाणुजनित रोगों के कारक, उनके संक्रमण विधियां और उनके संक्रमण से बचाव के उपाय हमने आपको पिछले व्याख्यानों में पढ़ाया है। अब आज हम आनुवंशिक रोग, आहार असंतुलन के कारण होने वाले रोग और वातावरणीय रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रोग किसी व्यक्ति की शारीरिकी एवं कार्यकी में होने वाली विकृति को आप रोग कहते हैं। तो रोगाणु के कारण किसी व्यक्ति की शारीरिकी और कार्यकी में जब विकृति आ जाए तो उसे रोगाणुजनित रोग कहते हैं। अब जो दूसरा वर्ग है रोगों का, आनुवंशिक रोग, इसको आज हम पढ़ेंगे। आनुवंशिक रोग जेनेटिक डिजीज, या इसे आप हेरिडिटरी डिजीज भी कह सकते हैं। हेरिडिटरी डिजीज या आनुवंशिक रोग वे रोग होते हैं जो किसी व्यक्ति में आनुवंशिक पदार्थ में विकृति हो जाने के कारण होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से डीएनए होता है, जिसे आप जीन भी कहते हैं। ये जीन जो होते हैं, एक जीन, बीटल एवं टैटर की एक परिकल्पना है, 1 जीन 1 एंजाइम 1 कैरेक्टर। मींस एक जीन जो होती है यह एक एंजाइम का संश्लेषण करती है और इस एंजाइम के द्वारा एक लक्षण विकसित होता है। 1 जीन 1 एंजाइम 1 कैरेक्टर। मीन्स the gene is ultimately responsible for the development of any character in our body. जीन ही हमारे शरीर में अंतिम रूप से किसी लक्षण के विकास के लिए उत्तरदायी होती है। अब वो जीन एक विशेष एंजाइम का संश्लेषण करवाती है। यह विशेष एंजाइम एक रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करता है। यह एंजाइम एक विशेष बायोकेमिकल रिएक्शन को उत्प्रेरित करता है, इसीलिए इसे बायोकैटालिस्ट कहा जाता है और यह फिर इस विशेष कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो हमारे शरीर में अनेकानेक रासायनिक क्रियाएं प्रतिपल चलती रहती हैं, जिनके निजी पाथ होते हैं, उन निजी पाथवे के अकॉर्डिंग उनके जो प्रारंभिक पदार्थ होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप डिग्रेड होते हुए या सिंथेसाइज होते हुए अल्टीमेट प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन कन्वर्जन में, इन अल्टीमेट प्रोडक्ट के कन्वर्जन में तमाम सारी इंटरमीडिएट रिएक्शंस होती हैं। दैट इंटरमीडिएट रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। Hence enzymes are also called as biocatalyst. Without enzyme there is no possible to any biochemical reaction. That enzymes are synthesized by enzyme. Hence this chain is formed at 1 gene, 1 enzyme and 1 character.
जब किसी स्टेप पर इस जीन में स्ट्रेन आ जाए। जीन वास्तव में है क्या? जीन इज द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट synthesize a protein that responsible to develop single character। जीन क्या है? जीन डीएनए का वो खंड है, वो छोटा खंड है, पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो एक विशेष प्रोटीन का संश्लेषण करके एक लक्षण को डेवलप करने के लिए उत्तरदायी होता है। जब इस जीन में कोई स्ट्रेन हो जाए, म्यूटेशन के कारण, डिलीशन के कारण, सब्स्टिट्यूशन के कारण, किसी भी कारण से जब इसका केमिकल नेचर चेंज हो जाता है, तो जब केमिकल नेचर इसका चेंज हो जाता है, ड्यू टू चेंज ऑफ केमिकल नेचर, ये या तो डिफेक्टेड एंजाइम प्रोड्यूस करता है या ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। अब ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टेड एंजाइम और not production of enzyme, that enzyme not proceed the reaction catalyzed by that। तो अब जो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी, तो रिएक्शन परफॉर्म ना होने के कारण ये अल्टीमेट प्रोडक्ट नहीं बनेगा और एक करेक्टर डेवलप नहीं होगा। that results the strain in our structure or our functions or वाइटल एक्टिविटीज। इन स्ट्रेस को ही हम जेनेटिकल डिजीज कहेंगे। यानी वे स्ट्रेन हमारे शरीर में, वे विकृतियां जो आनुवंशिक पदार्थ या जीन में विकृति उत्पन्न हो जाने के कारण होती हैं। इन आनुवंशिक पदार्थ या जीन में विकृति हो जाने के कारण जो निश्चित पाथवे होते हैं जैव रासायनिक क्रियाओं के, इन जैव रासायनिक क्रियाओं के निश्चित पाथवे के प्रत्येक स्टेप पर एक एंजाइम आवश्यक होता है। यह एंजाइम इसी एक जीन के नियंत्रण में बनता है। जब ये जीन खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो जिसके कारण उस एंजाइम का संश्लेषण या तो नहीं होता है या एंजाइम दोषपूर्ण बनता है। इस दोषपूर्ण एंजाइम बनने से या एंजाइम ना बनने से आगे का स्टेप रुक जाता है, जिसके कारण यह रिएक्शन ब्रेक हो जाती है। रिएक्शन ब्रेक हो जाने के कारण यह जैविक क्रिया पूरी नहीं हो पाती है और यह जैविक क्रिया में स्ट्रेन या विकृति आ जाती है। तो इसे हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। आनुवंशिक रोग क्योंकि जीन में विकृति के कारण होते हैं, जीन पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं, इसलिए ये रोग भी, ये विकृत जीन भी अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते रहते हैं। इसलिए इन रोगों को हेरिडिटरी या वंशानुगत रोग कहते हैं। ये रोग प्रायः व्यक्ति को जन्मजात मिलते हैं। ये रोग व्यक्ति को जन्मजात मिलते हैं। दे कैन नॉट एक्वायर्ड बाय द एनवायरनमेंट। ये वातावरण से ग्रहण नहीं किए जाते हैं, बल्कि ये जन्मजात व्यक्ति को माता पिता से ही प्राप्त हो जाते हैं। उनका दोषपूर्ण जीन उनकी संतान को प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण उनमें ये रोग होते हैं। तमाम सारे रोगों के बारे में आप जानते हैं जो वंशागत होते हैं। कुछ प्रमुख वंशानुगत रोगों में आप आगे पढ़ेंगे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में रुधिर का थक्का नहीं बनता है। रुधिर का थक्का नहीं बनने के कारण उनमें रुधिर स्राव बंद नहीं होता है। जब किसी कारण से उनमें रुधिर स्राव होने लगता है, जिसके कारण उनमें रुधिर की कमी के कारण उनकी मृत्यु तक हो सकती है। वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति को लाल और हरे रंग में अंतर नहीं दिखता है। वो ऐसे व्यक्ति लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाते। यदि एक जीन के विकृति के कारण होने वाला रोग है। हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस में व्यक्ति के बाह्य कर्णपल्लव पर 40 वर्ष के बाद बाल उगने लगते हैं। यद्यपि हानि है। इसी प्रकार नेफ्राइटिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस,
आधुनिक रिसर्च से जानकारी प्राप्त हुई है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन भी व्यक्ति में आनुवंशिक होते हैं। ये माता पिता से इनके लक्षण संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं। तमाम सारे, और एक गैराट नामक वैज्ञानिक ने मानव में होने वाले करीब 3000 आनुवंशिक रोगों का वर्णन किया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा जाता है। तो इस प्रकार आनुवंशिक रोग आप लोगों ने पढ़ा। आनुवंशिक रोग है जो माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं और ये जीन की विसंगति के कारण होते हैं। जीन की विसंगति के कारण होने के कारण ही ये माता पिता से उनकी संतानों में उन्हीं जीन्स के साथ वंशानुगत हो जाते हैं। अब अगले रोग हम पढ़ेंगे आहार असंतुलन के कारण होने वाले रोग। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमें अपनी प्रतिदिन की जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए, अपने शरीर की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए, दैनिक कार्यों को करने के लिए तथा विभिन्न रोगों से प्रतिरक्षा के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन जीवों में ऊर्जा का स्रोत होता है, इसीलिए भोजन को बायोलॉजिकल फ्यूल, जैविक ईंधन भी कहा जाता है। अब हमें प्रतिदिन जितनी ऊर्जा की जरूरत है उतनी ऊर्जा युक्त भोजन हमें प्राप्त होना चाहिए। जितनी हमें ऊर्जा की खपत है उतने ऊर्जा युक्त भोजन प्राप्त होता रहेगा, तो हमारे शरीर में हमारी जैविक क्रियाएं, समस्त और जो क्रियाकलाप है वो सुचारू रूप से चलते रहेंगे। परंतु यदि हमारी दैनिक आवश्यकता जो है उससे चाहे कम भोजन प्राप्त हो, हमें उससे कम ऊर्जा युक्त भोजन मिले या उससे अधिक ऊर्जा युक्त भोजन मिले, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में हमारे शरीर की शारीरिक और कार्यकी बिगड़ने लगती है। इस आहार के असंतुलन के कारण, पोषक पदार्थों के असंतुलन के कारण जो हमारे शरीर में विकृति आ जाती है, चाहे वो शारीरिक में विकृति आ जाए, चाहे कार्यकी में विकृति आ जाए, इन विकृतियों को ही हम आहार असंतुलन के कारण होने वाले रोग कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार चाहिए। संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें हमारी आवश्यकता के अनुसार जो प्रति आयु वर्ग, अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों के लिए, व्यक्तियों के लिए, अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए, अलग अलग जेंडर के हिसाब से, पुरुष है या महिला है, इसके हिसाब से अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अर्थात हर जो उस व्यक्ति के या उस आयु वर्ग के हिसाब से या उस जेंडर के हिसाब से या उस कार्य वर्ग के हिसाब से जो उसको आवश्यक ऊर्जा है, उतने ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थों के उचित प्रपोषण में, उचित अनुपात में मिले हुए पोषक पदार्थों युक्त भोजन को संतुलित आहार कहते हैं। यानी संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें व्यक्ति की आहारीय आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त पोषक पदार्थों का उचित अनुपात में मिश्रण पाया जाता है। तो जब संतुलित आहार मिलता रहता है तब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जब हमारा आहार संतुलित न रह करके असंतुलित हो जाता है, इसमें चाहे कुछ पोषक पदार्थों की कमी होने लगे या कुछ पोषक पदार्थों की अधिकता होने लगे, इन दोनों ही परिस्थितियों में हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इन आहार में होने वाले असंतुलन के कारण जो रोग होते हैं उन्हें आहारीय असंतुलन रोग कहते हैं। इसमें भी दो प्रकार से आप इनको देख सकते हैं, पोषक पदार्थों की अधिकता के कारण और पोषक पदार्थों की कमी के कारण। इनको अधिकांश रोग पोषक पदार्थों की कमी के कारण होते हैं, इसलिए इन रोगों को एक दूसरे हम डिफिशियंसी डिजीज या न्यूनता रोग के नाम से भी जानते हैं।
डिफिशियंसी डिजीज या हीनता जन्य रोग, पोषक पदार्थों की कमी के कारण होने वाले रोग। तो तमाम सारे रोग मानव में जो होते हैं वो पोषक पदार्थों के असंतुलन के कारण, शरीर में पोषक पदार्थों की चाहे कमी हो जाए चाहे अधिकता हो जाए, इसके कारण होते हैं। मानव में होने वाले कुछ प्रमुख असंतुलन रोग, आहार असंतुलन रोग, जैसे क्वासिरकोर, क्वासिरकोर बच्चों में पाया जाने वाला रोग है जो आहार में प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है। जब किसी बच्चे को ऐसा भोजन प्राप्त होता है जिसमें प्रोटीन की कमी रहती है तो उसको क्वासिरकोर रोग हो जाता है। दूसरा मेरेस्मस, मेरेस्मस आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी, जो कार्बोज या शुगर जिसको आप साधारण भाषा में कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होने वाला रोग है। तीसरा रतौंधी रोग एक होता है, रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया, ये आंखों के रोग हैं। ये रोग हमारे आहार में विटामिन ए की कमी के कारण हो जाते हैं। रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया आहार में विटामिन ए की कमी के कारण हो जाते हैं। इसी प्रकार एक बेरी रोग होता है, यह आहार में विटामिन डी की कमी से हो जाता है। स्कर्वी रोग होता है जो दांतों और मसूड़ों से संबंधित होता है। स्कर्वी रोग आहार में विटामिन सी की कमी से हो जाता है। बच्चों में सूखा रोग हो जाता है जिसे रिकेट्स भी कहा जाता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हो जाता है। इसी प्रकार और रोग आप देख सकते हैं, कुछ व्यक्तियों में घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग हमारे आहार में आयोडीन एक पदार्थ, पोषक पदार्थ है, आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। रक्ताल्पता या एनीमिया कह सकते हैं इसे आप। एनीमिया रोग आहार में आयरन, आहार में आयरन और विटामिन B12 या फॉलिक एसिड, इन पोषक पदार्थों की कमी से हो जाता है। कुछ लोगों में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये विटामिन के की कमी से हो जाता है। और स्टेरिलिटी या प्रजनन क्षमता में कमी, ये विटामिन ई के कारण, विटामिन ई की कमी के कारण होता है। इसी प्रकार तमाम सारे रोग हैं जो विभिन्न पोषक पदार्थों की कमी के कारण हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है, कैल्शियम की अधिकता के कारण ऑस्टियोमलेशिया होने लगता है। तमाम सारे रोग हैं जो विभिन्न पोषक पदार्थों की कमी या अधिकता के कारण हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक और रोग हम आपको बताना चाहते हैं जो पोषक पदार्थों की अधिकता के कारण हो जाता है, जिसे आप ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा। जब किसी व्यक्ति को उसकी दैनिक आवश्यकता, जितनी ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता है उससे अधिक ऊर्जा युक्त भोजन लंबे समय तक प्राप्त होता रहता है, तो इस व्यक्ति में जो पोषक पदार्थ हैं वो वसा के रूप में परिवर्तित होकर के वसीय ऊतकों में जमा होने लगते हैं। उनको एडिपोज टिश्यू कहते हैं। इन एडिपोज टिश्यू की एडिपोसाइट्स में ये इकट्ठे होते रहते हैं। ये वसीय ऊतक कमर के आसपास, नितंब के आसपास, जांघों में, कंधों में आदि
अंगों पर इकट्ठा हो जाते हैं जो शरीर का भार बढ़ाते हैं, और मोटापे के कारण व्यक्ति में और अनेक रोग, द्वितीय कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, द्वितीय संक्रमण या द्वितीय कॉम्प्लेक्स या द्वितीय समस्याएं जनरेट हो जाती हैं, जिसके कारण उन्हें हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, हृदयाघात, डायबिटीज जैसी बीमारियां होने लगती हैं। तो मोटापा भी वर्तमान समय में मानव की विशेष समस्या है, या कह लीजिए सामान्य समस्या हो गई है, जो लगभग तमाम मानव आबादी में आपको देखने को मिलेगा। मोटापा, आहारीय असंतुलन, और दूसरी तरफ ये हमारी असंतुलित दिनचर्या, आहार विहार की गलत आदतों के कारण भी हो रहा है, जिसके कारण व्यक्तियों को इस मोटापे से तमाम सारी दिक्कतें हो रही हैं। अब रोग का अगला प्रकार हम लेंगे वातावरणीय रोग। वातावरण से आप क्या समझते हैं? वातावरण वह समस्त वस्तुएं हैं जो हमें सभी ओर से घेरे हुए हैं। इसके अंतर्गत वायु, जल, प्रकाश, जितने भी मौसम के फैक्टर हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, मृदा, दूसरे जीव जो हमारे आसपास हैं, ये सब कुछ सम्मिलित होते हैं। अब अगर हम वातावरण को देखें तो इसको हम मोटे तौर पर दो प्रकार में बांट सकते हैं, भौतिक वातावरण, दूसरा सामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण के अंतर्गत जो हमारे प्राकृतिक कारण है वो सम्मिलित होते हैं। प्राकृतिक कारणों में जलवायु हो गई, प्रकाश कैसा मिल रहा है हमें, तापमान कैसा है वहां, हवा कैसी है, हवा में नमी कितनी है, मृदा कैसी है, मृदा में नमी कितनी है, मृदा में माइक्रोब्स किस स्तर पर है, मृदा कैसी है, मृदा की बनावट कैसी है, जल कैसा है, ये समस्त चीजें भौतिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। और इसमें कितने प्रकार के जीव हमारे आसपास पाए जाते हैं, ये सब प्राकृतिक या भौतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। जबकि दूसरी ओर सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण समाज से संबंधित है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज से प्रभावित होता है। समाज की अपनी रीत रिवाज होती है, अपनी सभ्यता होती है, अपनी संस्कृतियां होती हैं। इन संस्कृतियों के विशेष रीत रिवाजों के कारण भी मानव प्रभावित होता है और इससे उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। तो इस तरह से दोनों प्रकार का वातावरण, चाहे वो सामाजिक वातावरण हो और चाहे भौतिक वातावरण या प्राकृतिक वातावरण हो, दोनों प्रकार के वातावरण जीव को प्रभावित करते हैं, उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इनके वातावरणीय संतुलन के कारण भी मानव में अनेकानेक रोग हो जाते हैं। भौतिक पर्यावरण में असंतुलन के कारण, जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण के कारण तमाम सारे रोग जैसे अस्थमा है, एलर्जी है, ये रोग होते जा रहे हैं। जैविक प्रदूषण होने के कारण, सूक्ष्म जीव वायुमंडल में विद्यमान हो जाने के कारण तमाम सारे संक्रामक रोग हो जाते हैं, जैसे एंथ्रेक्स है, टेटनस है और टीबी है। इस तरह के तमाम सारे रोग, तमाम सारे वायरल रोग, जैसे इस समय कोविड फैला हुआ है और सार्स है, इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड है, ये सारे जो हमारे वायुमंडल में, हवा में या मृदा में या हमारे भोजन में जो प्राकृतिक वातावरण है, इनमें विभिन्न जैविक कारकों के कारण होते हैं। तो ये रोग हो गए। दूसरे वातावरणीय कारकों में अधिक टेम्परेचर के कारण होने वाले तमाम सारे रोग हैं, कम टेम्परेचर के कारण होने वाले रोग हो जाते हैं। तो ये तो हो गए भौतिक कारणों से होने वाले वातावरणीय रोग, यानी जो वातावरण के प्रभाव के कारण, चाहे वातावरणीय परिवर्तन हो या वातावरण में संक्रमण हो, इन वातावरणीय प्रदूषण हो, इन सब के कारण ये होने वाले रोग हैं। तमाम सारे रोग इन वातावरणीय कारकों के कारण मानव में हो जाते हैं। दूसरी तरफ सामाजिक वातावरण से जो है, ये मुख्य है समाज से जुड़े होने के कारण, तमाम सामाजिक रीति रिवाजों के कारण या खराब आदत, दिनचर्या, आलसी प्रवृत्ति और खराब दिनचर्या के कारण लोगों में अनेकानेक बीमारियां हो रही हैं। लोग प्रतिस्पर्धा के कारण, कुछ लोग पढ़ने लिखने के कारण, कुछ काम करने के कारण अपनी दिनचर्या नियमित नहीं कर पाते हैं। दिनचर्या नियमित न होने के कारण उनमें तमाम सारे
आहार संबंधी रोग या मोटापा या कह लीजिए अत्यधिक कमजोरी, दोनों ही स्थितियां देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार तमाम सारे रीति रिवाजों के कारण, जैसे तमाम लोग पूजा किए बिना खाना नहीं खाते हैं, तो इसके कारण भी उनकी दिनचर्या बिगड़ जाती है। इस दिनचर्या के कारण लोगों को तमाम प्रकार के रोग हो रहे हैं। दिनचर्या नियमित न होने के कारण लोग सही समय पर सोते जगते नहीं है, उठना बैठना उनका सही पोस्चर पर नहीं रहता है, लोग टेढ़े बैठते हैं, लेट करके खाते हैं, लेट करके टीवी देखते हैं, लेट करके पढ़ते हैं। तो इन सभी जो खराब आदतें हैं, जो स्वस्थ आदत ना अपनाने के कारण तमाम सारे रोग मानव में हो जाते हैं, जिन्हें हम वातावरणीय रोगों के अंतर्गत रखते हैं। मुख्य वातावरणीय रोगों में आप कैंसर, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, आर्थराइटिस, मोटापा, इंडाइजेशन, एसिडिटी, ये सारे रोग हैं जो गलत आदत, गलत दिनचर्या और वातावरणीय कारकों के दुष्प्रभाव के कारण हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने कुल 4 प्रकार के रोग पढ़े रोग कारकों के आधार पर। पहले रोगाणुजनित रोग, दूसरे आनुवंशिक रोग, तीसरे आहार असंतुलन के कारण होने वाले रोग और चौथे वातावरणीय कारकों के कारण होने वाले रोग। अब अगले लेक्चर में हम लोग संक्रामक रोगों को विस्तार में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम आपको कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।